Alright guys, welcome everyone, welcome to the channel. Guys, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा फाउंडेशनल कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे और ये कंसेप्ट इम्पॉर्टेंट भी है और ये कंसेप्ट आपकी जो प्राइस की अंडरस्टैंडिंग है उसका फाउंडेशन भी है। सो रिसेंटली मैं अपने एक सब्सक्राइबर से बात कर रहा था और मैंने उनसे डिस्कस करते करते मैंने उनसे प्राइस की डेफिनेशन पूछी। ओके उनको एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस था ट्रेडिंग में, तो मैंने उनसे पूछा आप प्राइस को किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। तो जो उनका आंसर था वो ये था, सर प्राइस इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। प्राइस इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ये उनका आंसर था। और जैसे ही मैंने ये आंसर सुना मुझे करते हैं अगर वो प्राइस को डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं। लेकिन गाइज़ यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो डेफिनेशन है ये डेफिनेशन पूरी तरह से सही नहीं है। और अगर आप इस डेफिनेशन को एक बेस बना के प्राइस को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो सिर्फ आपका जो बेस है वो थ्योरेटिकल ही रह जाएगा, प्रैक्टिकली आप प्राइस को नहीं समझ पाएंगे। तो इसी कंसेप्ट के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे और मैं आपको वो फाउंडेशनल कंसेप्ट बताऊंगा जो सही है, जिसका यूज़ करके आप प्राइस को समझ सकते हैं। सबसे पहले जो ये डेफिनेशन है, प्राइस इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये डेफिनेशन पूरी तरह से सही नहीं है। प्राइस इज़ नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ओके, ये एक डेफिनेशन बहुत सारे ट्रेनर्स यूज़ करते हैं, लेकिन गाइज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये डेफिनेशन कोई यूज़ कर रहा है तो उस इंसान को प्राइस के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो नहीं है। अभी भी उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत एक एमेच्योर लेवल पर है। अगर कोई ट्रेडर इस डेफिनेशन को यूज़ कर रहा है तो वो बहुत ही एमेच्योर लेवल पर है अभी वो ट्रेडर, उसको प्राइस एक्चुअली में क्या है उसको नहीं पता। और इस डेफिनेशन का कोई प्रैक्टिकल यूसेज मार्केट में ट्रेडिंग में नहीं है। वो क्यों नहीं है और सही कंसेप्ट क्या है यहाँ पे, वो कंसेप्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो गाइस, यहाँ पे मैंने आपको बताया दैट प्राइस डिमांड एंड सप्लाई का रिफ्लेक्शन नहीं है, तो प्राइस है क्या? Price is a reflection of value. प्राइस जो है वो वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है। ओके, प्राइस डिमांड एंड सप्लाई को रिफ्लेक्ट नहीं करता, प्राइस वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है। अब इस चीज को हम थोड़ा सा डीपली समझते हैं। ओके, लेट्स से कि हम इस डेट को कंसिडर करते हैं। ओके, सो 12th जून, 12th जून को जो क्लोजिंग प्राइस है दैट इज 508.45। ओके, यहाँ पे आप क्लोजिंग प्राइस देख सकते हैं फॉर 12th जून, इट इज 508.45। अब आप 1 मिनट के लिए अज्यूम करिए कि मैंने आपको चार्ट नहीं दिखाया यहाँ पे,
मैंने आपको सिर्फ ये एक प्राइस बताया है कि 12 जून को जो मार्केट का क्लोजिंग प्राइस था, जो महिंद्रा एंड महिंद्रा का क्लोजिंग प्राइस था, दैट वाज 508.45। अब आप इस प्राइस को किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे? क्या आप इसको डिमांड बोलेंगे, या आप इसको सप्लाई बोलेंगे, या आप इसको एक वैल्यू बोलेंगे कि ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है? आपको अज्यूम ये करना है कि आप चार्ट नहीं देख रहे हैं, बस आपको किसी ने ये इन्फॉर्म किया है कि 12 जून को जो महिंद्रा एंड महिंद्रा का क्लोजिंग प्राइस था दैट वाज 508.45। तो क्या ये डिमांड है, क्या ये सप्लाई है, या ये एक वैल्यू है? द आंसर इसकी एक वैल्यू है, राइट? 508.45 डिमांड नहीं हो सकती, सप्लाई नहीं हो सकती, ये सिर्फ एक वैल्यू है। और ये वैल्यू क्यों क्रिएट हुई वो जानना आपके लिए ज़रूरी है। प्राइस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ वैल्यू अगर हम बोल रहे हैं तो हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखिए, आपने अगर इन्वेस्टमेंट पढ़ा हुआ है, अगर आपने कभी इन्वेस्टिंग की है या आपने इन्वेस्टिंग के बारे में पढ़ा हुआ, और स्पेशली अगर आपने वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में पढ़ा हुआ है, तो वैल्यू इन्वेस्टिंग में एक बहुत ही कॉमन कंसेप्ट है विच इज इंट्रिंसिक वैल्यू। और ये बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा या इसके बारे में सुना होगा अगर आपने वैल्यू इन्वेस्टिंग को समझने की कोशिश की है तो। इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू एक स्टॉक की वो वैल्यू है जो उसकी रियल वैल्यू कहलाई जाती है। लेट्स से अगर एक स्टॉक है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू इज 200 रुपीज़, तो अगर वो 200 रुपीज़ से नीचे ट्रेड कर रहा है 180 190, तो वो अंडर वैल्यूड है। उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हिसाब से बाइंग की जाती है। अगर वो 200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है देन दैट इज ओवर वैल्यूड और उस स्टॉक को अवॉइड किया जाता है। कहा ऐसा जाता है कि स्टॉक जो है, अगेन ये एक थीसिस है ये, और इस पे काफ़ी रिसर्च भी हुई है और बहुत सारी रिसर्चेस चल रही हैं इस चीज़ के ऊपर कि प्राइस जो है, एक स्टॉक का प्राइस जो है वो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू पर तो आएगा। ओके, तो अगर आप 180 का कोई स्टॉक खरीद रहे हैं जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 200 है, तो ये एंटिसिपेट किया जाता है कि वो 200 तक तो आएगा। और जो स्टॉक 250 पर है और उसकी भी इंट्रिंसिक वैल्यू 200 है, तो वो 250 से 200 आएगा। तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू का एक कंसेप्ट है जो स्पेशली वैल्यू इन्वेस्टिंग में यूज़ होता है। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग में आप अगर इंट्राडे कर रहे हैं, आप अगर स्विंग कर रहे हैं, अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन तीनों टाइप की ट्रेडिंग में भी इंट्रिंसिक वैल्यू का यूज़ होता है। और ये इंट्रिंसिक वैल्यू इन्वेस्टिंग की इंट्रिंसिक वैल्यू से डिफरेंट होती है। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर इस दिन 12 जून को मार्केट 508.45 पे क्लोज हुआ है, तो ये उस दिन की इंट्रिंसिक वैल्यू है। ऑल्दो इंट्राडे ट्रेडिंग में जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो हाई और लो में से हम एक एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं दो प्राइजेस को देख के। इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग में हम एक डेफिनेट वैल्यू पे नहीं पहुंच सकते। सो क्लोजिंग, बहुत सारे हेज फंड्स में क्लोजिंग को इंट्रिंसिक वैल्यू बोला जाता है उस पर्टिकुलर डे का, लेकिन बहुत सारे हेज फंड्स ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि क्लोजिंग इज नॉट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। हाई और लो से उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू का हम पता लगाते हैं। तो ये दो अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं और इनमें डिबेट होती रहती है। ओके, सो हम लोग यहाँ पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम इस कंसेप्ट से हम फायदा कैसे उठा सकते हैं, दैट प्राइस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ वैल्यू। ओके, देखिए, ओके, सो
जो इंट्रिंसिक वैल्यू है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए और स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी, उस इंट्रिंसिक वैल्यू पर वो स्टॉक मूव करता है, उस इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर वो नहीं जा पाता और उस इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे नहीं जा पाता, राइट। सो यहाँ पे आप देखिए जो हाई है दैट इज 502.90 एंड लो इज 456.10। ओके, इस पर्टिकुलर डे 12 जून को जो अलग अलग मार्केट एनवायरमेंट्स क्रिएट हुए हैं, उन एनवायरमेंट्स के बेसिस पर इंस्टीट्यूशंस ने ये डिसाइड किया है कि ये जो स्टॉक है ये 502.90 से ऊपर नहीं जा सकता और 456.10 के नीचे नहीं जा सकता। मतलब हम जो इसको वैल्यू कर रहे हैं, हम इसको 512.90 से नीचे वैल्यू कर रहे हैं और 456.10 से ऊपर वैल्यू कर रहे हैं। डिफरेंट एनवायरमेंट्स को कंसिडर करके। और अब वो डिफरेंट एनवायरमेंट्स क्या है, राइट? ओके, सी, सबसे पहले इट इज दी पॉलिटिकल एनवायरमेंट, सेकेंड इकोनॉमिक एनवायरमेंट, थर्ड मार्केट एनवायरमेंट, जो एक अपॉर्चुनिटी है उसको हम मार्केट एनवायरमेंट बोलते हैं, एंड देन वी हैव सेंटिमेंट्स, और सेंटिमेंट्स जो हैं वो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स और रिटेल ट्रेडर्स दोनों के हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। ओके, अब मान लीजिए महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है दैट इज अनफेवरेबल। हम जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं। ओके, इकोनॉमिक एनवायरमेंट इज ऑल्सो अनफेवरेबल, मार्केट एनवायरमेंट इज फेवरेबल, और जो सेंटिमेंट्स हैं वो भी अनफेवरेबल है। ओके, ये एक सिनेरियो हमने बनाया कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए वो अनफेवरेबल है। जैसे कुछ ऐसी पॉलिसीज़ नहीं आई हैं या कुछ ऐसी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ हैं जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं और वो नेगेटिवली इस कंपनी को इफेक्ट कर रही हैं। ओके, वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हुआ। सेकेंड इज इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। ये कंपनी जिस सेक्टर की है उस सेक्टर में रीसेंट ग्रोथ नहीं देखी जा रही है और आगे आने वाले समय में भी ग्रोथ नहीं देखी जा रही है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी अनफेवरेबल है। मार्केट एनवायरनमेंट इज अपॉर्चुनिटी, जो आपको स्विंग और इंट्राडे ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है उसे मार्केट एनवायरनमेंट कहा जाता है और वो फेवरेबल है। ओके, कुछ शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स ऐसे हम देख पा रहे हैं जिससे हम अर्न कर सकते हैं, और सेंटिमेंट्स जो है वो भी अनफेवरेबल है। ओके, सो इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव व्यू नहीं ले रहे हैं स्टॉक के ऊपर। इन सब चीज़ों को देखकर आज का ये जो प्राइस है, इस डेट का जो ये प्राइस है 12 जून का, वो प्राइस डिसाइड होता है कि इस पर्टिकुलर सिनारियो को देखते हुए हम इस स्टॉक को 512.90 से ऊपर वैल्यू नहीं करते हैं और 456.10 से नीचे वैल्यू नहीं करते हैं उस पर्टिकुलर डे। नाउ नेक्स्ट डे 15 जून को ये जो सिनारियोज हैं, अगर इनमें कोई चेंज आता है या ऐसा एंटिसिपेट किया जाता है कि हाँ कुछ चेंज आ रहा है, तो ये जो इस दिन का प्राइस है वो डिसाइड होता है। और इस दिन भी आप देखिए 520.95 से हम इसको ऊपर वैल्यू नहीं कर रहे हैं,
498.70 से हम इसको नीचे वैल्यू नहीं कर रहे हैं। ओके, बेस्ड ऑन द इन्वायरमेंट ऑफ 15th जून। ओके, नाउ लेट्स से कि 2 जुलाई को जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो अनफेवरेबल है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट थोड़ा सा फेवरेबल हो गया, अभी भी अनफेवरेबल है बट थोड़ा सा ज़्यादा इसमें एक उम्मीद दिख रही है कि हाँ शायद जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है, उसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तो थोड़ा सा हमको एक ऑप्टिमिज्म दिख रहा है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। मार्केट एनवायरनमेंट जो है वो फेवरेबल है, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आपको अच्छी मिलेंगी और सेंटिमेंट्स भी थोड़े से फेवरेबल हो गए हैं बिकॉज जो ऑटो सेक्टर की एनालिसिस ये बता रही है कि इसमें एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है। तो इस दिन का जो इंट्रिंसिक वैल्यू का कैलकुलेशन है वो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक को हम 2 जुलाई को 532 से ऊपर वैल्यू नहीं कर रहे हैं, 504.40 से नीचे वैल्यू नहीं कर रहे हैं। उस दिन के सिनारियो के हिसाब से वो जो इसका हाई और लो है वो आपको ये इंडिकेट करेंगे। अब यहाँ पे जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट होता है ये एक लॉन्ग टर्म से चला आ रहा होता है और इसकी प्रोजेक्शंस भी लॉन्ग टर्म में की जाती हैं। मार्केट एनवायरनमेंट और सेंटिमेंट्स जो हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं और एक लॉन्ग टर्म अनफेवरेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में भी जो मार्केट एनवायरनमेंट है वो बाय साइड और सेल साइड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। ओके, लेकिन हर दिन के प्राइस में ये 4 चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं और उन्हीं के बेसिस पे उस प्राइस के हाई और लो को स्टडी किया जाता है कि इस दिन क्या ओवरऑल सिनारियोस बन रहे हैं। ओके, जैसे अगर आप इस एरिया को देखें, फरवरी को लेट्स से पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल हो गया, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट भी अनफेवरेबल हो गया, मार्केट एनवायरनमेंट भी अनफेवरेबल हो गया और सेंटिमेंट्स जो हैं वो थोड़े से फेवरेबल हैं। ओके, तो उस दिन इस पर्टिकुलर स्टॉक को 485 से ऊपर वैल्यू नहीं किया जा रहा, 453.60 से नीचे वैल्यू नहीं किया जा रहा। अब मार्केट एनवायरनमेंट इन बिटवीन इसमें आपको अपॉर्चुनिटीज दे रहा है कि आप बाय सेल दोनों करो। तो आप यहां पे देखिए, यहां पे एक मूवमेंट ऊपर जा रही है बट स्टिल वो इस हाई को नहीं ब्रेक कर पा रही है और वापस मार्केट नीचे आ रहा है, विच इज एन इंडिकेशन कि ये जो हाई है 485 का जो हाई है ये हाई एक लॉन्ग टर्म मूवमेंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है विच इज फ्रॉम पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, और जो करंट मूवमेंट आई है दैट इज फ्रॉम सेंटिमेंट्स एंड मार्केट एनवायरनमेंट। तो आपको ये जानने की जरूरत नहीं है, आपको इस पर रिसर्च करने की जरूरत नहीं है कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है, मार्केट एनवायरनमेंट क्या है, सेंटिमेंट्स क्या है। वो एक रिसर्च का टॉपिक है, वो प्रैक्टिकल ट्रेडिंग में आपको करने की जरूरत नहीं है। आप अगर प्राइस एक्शन को प्रॉपरली समझते हैं तो आप समझ जाएंगे कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर इस स्टॉक में क्या हो रहा है, ये स्टॉक किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। जो बाइंग हम देख रहे हैं या जो सेलिंग हम देख रहे हैं, प्राइस एक्शन की अंडरस्टैंडिंग से आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे कितनी बैकिंग है, वो पूरा प्रैक्टिकल है। ओके, और ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ये थ्योरेटिकल है, प्राइस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ वैल्यू, लेकिन ये सही थ्योरी है। इस थ्योरी को अंडरस्टैंड करके, इस थ्योरी को यूज करके आपका जो कोर है, जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग होगा
और आप एक्चुअल ट्रेडिंग में उससे एडवांटेज ले सकते हैं। जो डिमांड एंड सप्लाई वाली थ्योरी है प्राइस की, वो एक पूरी तरह से उसको सही नहीं कहा जा सकता, और जो प्राइस को डिमांड एंड सप्लाई के व्यू पॉइंट से एनालाइज कर रहा है, दैट प्राइस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, वो ट्रेडर अभी काफ़ी एमेच्योर लेवल पर है, उसको प्राइस की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अगर स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं तो पीरियड में देखा जाता है कि किस तरह से पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, मार्केट इन्वायरमेंट और सेंटिमेंट्स जो हैं वो प्राइस को जस्टिफाई कर रहे हैं, प्राइस की वैल्यू को जस्टिफाई कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में अगर आप जाते हैं तो वहां पर भी पीरियड के बेसिस पे देखा जाता है, और अगर आप 5-10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ तो फिर इंट्रिंसिक वैल्यू की एक प्रॉपर कैलकुलेशन होती है, और वो कैलकुलेशन आपको दी जाती है, लेकिन वो 5-10 ईयर्स की इन्वेस्टिंग अगर आपको करनी है तब उसकी एप्लीकेबिलिटी है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या कह रहा है, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट क्या कह रहा है, ये आपको समझने की जरूरत नहीं है, ये थ्योरी है। जो चीज़ आपके काम की है वो ये है कि आप प्राइस को वैल्यू के फॉर्म में समझें, और आप ये जब चार्ट आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एक पर्टिकुलर डे है या पीरियड है उसमें जो प्राइस आप देख रहे हैं वो प्राइस एक्चुअली में है क्या। राइट, ये कंसेप्ट मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया है। हम इस चीज को बहुत डीपली स्टडी नहीं करेंगे बिकॉज अगेन ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, लेकिन प्राइस क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को इस तरह से एनालाइज करना चाहते हैं वैल्यू के बेसिस पर कि लेट्स से चारों चीज़ें फेवरेबल हो गई हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, तो इसकी वैल्यू अट्रैक्टिव होगी, वैल्यू भी इसकी इंक्रीज होगी। वैल्यू इंक्रीज होगा तो इन्वेस्टर्स आएंगे, इसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे, ट्रेडर्स आएंगे, इसमें ट्रेड करना चाहेंगे, और इसकी वजह से इसका प्राइस बढ़ेगा, तो इसकी डिमांड भी ऊपर हो गई। ओके, डिमांड जो इसकी ऊपर हुई है वो इसलिए ऊपर हुई है क्योंकि इसके अंदर वैल्यू एडिशन हुआ है, बिकॉज एनवायरमेंट जो है वो फेवरेबल हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये बता दूं कि देखिए ये ऊपर जा रहा है यहाँ से, इसका मतलब इसमें डिमांड ज़्यादा है, डिमांड बढ़ रही है इसलिए ये ऊपर जा रहा है, तो इसका प्रैक्टिकल यूसेज आप क्या करोगे? इसका प्रैक्टिकल यूसेज कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप डिमांड को एंटिसिपेट कर पाओ वैल्यू को समझ के, तो वहां पे एक प्रैक्टिकल यूसेज आ सकता है कि हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इन फ्यूचर इसकी जो डिमांड है वो कैसे परफॉर्म करने वाली है बेस्ड ऑन करंट वैल्यू एंड वैल्यू एडिशन विच विल हैपन इन नियर फ्यूचर। तो ये स्विंग पे एक इसकी आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, इंट्राडे ट्रेडिंग पे आप ये स्टडी नहीं कर पाएंगे। राइट, स्विंग में भी एक लिमिट है, 25 to 30% आप ये एनालिसिस कर सकते हैं, बिकॉज ये थ्योरेटिकल टॉपिक है लेकिन ये करेक्ट थ्योरी है। ओके, सो पर डे का जो प्राइस होता है, जो हाई और लो होता है, वो वेरियस फैक्टर्स का एक रिफ्लेक्शन होता है जो आप देखते हैं, इसलिए आप हमेशा प्राइस को वैल्यू के फॉर्म में समझने की कोशिश करिए, आपकी एनालिसिस एटलीस्ट 10% इंप्रूव हो जाएगी, जो भी एनालिसिस आप करते हैं, कोई भी मेथड आप यूज करते हैं। लेकिन अगर आप प्राइस को वैल्यू के बेसिस पे समझने की कोशिश करेंगे रादर देन डिमांड एंड सप्लाई, तो आपकी जो एनालिसिस है वो और ज़्यादा इंप्रूव होगी, आपके लिए जो स्कोप है वो और इंप्रूव होगा कि आप अभी जो चीज़ को देख रहे हैं उसको एक दूसरे तरह से देखने का आपको परसेप्शन मिलेगा जो कि सही होगा। ओके, और अगर प्राइस एक्शन की आपको अंडरस्टैंडिंग है तो एक लेवल तक आप प्राइस एक्शन के बेसिस पे आप वैल्यू को एंटिसिपेट कर सकते हैं।
आप ये देख सकते हैं कि ये जो सेल मूवमेंट आ रही है इसके पीछे कितनी बैकिंग है, ये जो बाय मूवमेंट आ रही है इसके पीछे कितनी बैकिंग है। क्या ये सेल मूवमेंट मार्केट एनवायरनमेंट, सेंटिमेंट्स और कुछ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के फेवरेबल से आ रही है, या ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बैकिंग के साथ आ रही है, और इनके बीच का कंपैरिजन क्या है, ये प्राइस एक्शन की अंडरस्टैंडिंग से आप समझ सकते हैं। लेकिन उस अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको जो बेस है वो आपका बेस ये नहीं होना चाहिए, आपका बेस ये होना चाहिए प्राइस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ वैल्यू। मार्केट में हर चीज़ को वैल्यू के बेसिस पर समझने की और देखने की आप कोशिश करिए, आपकी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। ओके, सो गाइज ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक था तो इस पर हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ऑलरेडी वीडियो लंबा हो गया है। ये एक कोर कंसेप्ट था जो मैं काफ़ी समय से देखता आ रहा हूँ कि ये एक मिथ है मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड, तो उसको मुझे क्लैरिफाई करना था। अब अगर कोई बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा है वैल्यू के टॉपिक को और मार्केट में काफ़ी नया है तो उसको आप ये बता सकते हैं कि देखिए ये ऊपर जा रहा है तो इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, इन्वेस्टर सेंटिमेंट आ रहे हैं, लोग इसको बाय करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये डिमांड बढ़ रही है। लेकिन जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी डीपर होती है आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि डिमांड क्यों बढ़ रही है। बढ़ रही है तो वो तो मैं भी देख सकता हूँ, आप भी देख सकते हैं कि डिमांड इंक्रीज़ हो रही है। क्यों इंक्रीज़ हो रही है, इसके लिए एक मैच्योर ट्रेडर का एक्सपीरियंस लगता है। इस चीज़ को समझने के लिए आपके अंदर ट्रेडिंग की फील्ड में मैच्योरिटी होनी चाहिए। वाई डिमांड इज इंक्रीजिंग एंड हाउ कैन वी बी अ पार्ट ऑफ दैट इंक्रीज इन डिमांड, हम उस ट्रेंड का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। और ट्रेंड का हिस्सा बनने के लिए आपकी जो पोजीशन है वो ट्रेंड से पहले होनी चाहिए, बिकॉज ट्रेंड इज द प्रॉफिट विच यू विल गेट। ओके, सो अगेन गाइज थ्योरेटिकल टॉपिक है और मेरा मोटिव यही था कि मैं आपको एंकरेज करूं कि आप इस वे में सोचना चालू करिए। अगर आपको डिमांड एंड सप्लाई के फॉर्म में प्राइस को देखना इजी लगता है तो आप उस एनालिसिस को भी कर सकते हैं, उस वे में भी मार्केट को आप देख सकते हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा आप ये कोशिश करिए कि जिस तरह से मैंने आपको समझाया है वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मार्केट को उस तरह से देखने की कोशिश करिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, सो दोनों ही थ्योरी आप यूज़ कर सकते हैं। बेटर इज़ कि आप वैल्यू के फॉर्म में सोचिए, आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव होगी, आपका परसेप्शन चेंज होगा और धीरे धीरे आप इसके जैसे जैसे आपकी ट्रेडिंग जर्नी आगे बढ़ेगी आप इसके रिजल्ट्स भी देखेंगे। ऑलराइट गाइस, थैंक यू वेरी मच।